Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 11th of June 2021, Friday. Inspiration of the day is once you become fearless, life becomes limitless. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. GST Council to discuss tax on COVID essential. हमने पहले के भी न्यूज़ एनालिसिस डिस्कशन में डिस्कस किया था कि कई बार इस बात की डिमांड उठी थी कि जो कोविड-19 वैक्सीन है उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट कर दिया जाए या ज़ीरो कर दिया जाए। और हमने कई सारे अदर इश्यूज जो कि अपकमिंग जीएसटी काउंसिल में रेज होंगे मीटिंग में, उनको भी डिस्कस किया है। आज बिजनेस स्टैंडर्ड ने जीएसटी काउंसिल के जो कोविड वैक्सीन इसेंशियल को लेकर के डिस्कशन है अपकमिंग मीटिंग में, उसको फ्रंट पेज पे कवर किया है। अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। बेसिकली द Goods and Service Tax Council chaired by Union Finance Minister will likely consider on Saturday a GST rate cut for COVID-19 relief essentials, and that includes COVID-19 related drugs as well as all the drugs or medications that is used for treating the black fungus disease and might have the vaccine untouched. और ये इस तरह का इशू पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट ने ये कहा था कि वैक्सीन पर तो जीएसटी रिडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस, और कौन से रीजंस हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। लेकिन जो कोविड-19 रिलेटेड अदर इसेंशियल मेजर्स हैं, जो मेडिकल सप्लाईज हैं, जस्ट लाइक ड्रग्स, ऑक्सीजन एंड द मेडिकेशन रिलेटेड टू पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि जो ब्लैक फंगस, येलो फंगस, इन सब से रिलेटेड जो मेडिकेशंस हैं उस पर जीएसटी रिडक्शन को कंसीडर किया जा सकता है। तो ऐसा कहा जा रहा है जो सैटरडे को मीटिंग होनी है उसमें शायद इस बार जो कोविड-19 रिलीफ इसेंशियल्स हैं उनमें कुछ जीएसटी कट कंसीडर किया जाए। And now, why government is start considering the reduction of GST on COVID-19 related relief essentials? Because there is a report that is submitted by a group of minister, in short we call them GUM, to the GST Council, जिसको 28 मई को जीएसटी काउंसिल ने सेटअप किया था। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली उसको मैंडेट किया था कि जितने भी जो कोविड-19 रिलेटेड एसेंशियल्स हैं, मेडिकेशंस हैं, उन पर टैक्स अजम्पशन और कंसेशन को लेकर के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के पास, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो ड्रग हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स हों। तो फाइनली उस ग्रुप ऑफ मेंबर की कमेटी ने जीएसटी काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है आफ्टर ऑल शॉर्ट ऑफ कंप्लीट एनालिसिस। और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि वैक्सीन को टच नहीं किया जाएगा। वैक्सीन के अलावा जो अदर ड्रग्स और इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं कोविड-19 के ट्रीटमेंट में, दैट मे बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी और जीएसटी मे बी रिड्यूस्ड ऑन those items. According to the group of minister reports, it has not recommended any change in the rates on COVID vaccine. Currently, 5% is levied on domestically manufactured vaccine, while it is 12% for COVID drugs and oxygen concentrator, जो अभी करंट का रेट है। तो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी थी उसने फिलहाल के लिए वैक्सीन पर कोई भी रिडक्शन रिकमेंड नहीं किया है। और वैसे भी अब शायद इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा या इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट और एलोकेशन के लिए एग्रीमेंट कर लिया है कि वो स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें फ्री कोविड वैक्सीन देगी अप टू 70% ऑफ देयर टारगेट पॉपुलेशन। तो शायद अब जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इतना प्रेशर नहीं देंगी अब कोविड-19 वैक्सीन पर जीएसटी एग्जम्पशन को लेकर के। जीएसटी और ड्रग और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बाद जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी थी, दैट हैज़ ऑल्सो प्रपोज टू रिटेन द करंट रेट्स ऑन आइटम इंक्लूडिंग PPE किट, N95 एंड सर्जिकल मास्क एज वेल एज ऑन एम्बुलेंसेस। तो पीपी किट, सर्जिकल मास्क और जो अदर मास्क जैसे कि N95 है उन पर, और एम्बुलेंस पर जो इस समय जीएसटी अट्रैक्ट हो रहा है उसमें फ़िलहाल के लिए भी कोई चेंज प्रपोज नहीं किया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी ने।
और जो करंट और जो प्रिवेलिंग रेट है जीएसटी का वो ही अट्रैक्ट होगा आगे आने वाले टाइम में आफ्टर जीएसटी काउंसिल। यानी पीपी किट पर अभी कितना लगता है 5% लगता है, सर्जिकल मास्क और N95 5%, बल्कि एम्बुलेंस पे 28% का जीएसटी इम्पोज होता है। लेकिन फिर भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो कमेटी है उसने करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए टेम्परेरी रिडक्शन सजेस्ट किया है कुछ पर्टिकुलर आइटम्स में, एंड दैट इज अप टू nil of 5% on majority of item, that's including imports, domestic supply of COVID-19 medications, materials including medical oxygen, oxygen concentrator, ventilators, pulse oximeter and testing kits. तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने बोला है कि फॉर अ टाइम बीइंग, मे बी फॉर 6 months, मे बी फॉर 3 months, इन जो अदर इसेंशियल्स हैं इन पर फॉर अ टाइम बीइंग जो जीएसटी है उसको नील किया जा सकता है, जो कि करंटली अभी 5% अप्रॉक्सीमेटली इन सारे आइटम्स पर अट्रैक्ट होती है। ऑन थर्मोमीटर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर crematoriums, it suggested 12% each from 18% now. तो थर्मामीटर्स और इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ होती है क्रीमेटोरियम्स में, उसमें 12% के जीएसटी को सजेस्ट किया, जो कि करंटली 18% है। तो फिलहाल के लिए कुछ आइटम्स में जो कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं या एसेंशियल्स हैं, उनमें टेम्परेरी कुछ चेंज देखने को मिल सकता है, जैसे कि थर्मोमीटर और इलेक्ट्रिसिटी जो कि क्रीमेटोरियम्स में यूज़ होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर, टेस्टिंग किट्स, इनमें भी कुछ रिडक्शन जीएसटी में देखने को मिलेगा, और हो सकता है वो परमानेंट रिडक्शन हो, दैट मे नॉट बी द टेम्परेरी रिडक्शन. Apart from it, group of minister also said that the rate cut on COVID-19 vaccine was one of the very important issue and one of the very contentious issue. So this particular panel has examined the issue with utmost care and minutely explored all the options for reducing the GST up to 0. लेकिन मोस्ट लाइकली इस पर्टिकुलर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ऐसा कोई रिडक्शन कोविड-19 की वैक्सीन में देखने को नहीं मिलेगा. एंड दिस इज़ द करंट रेट जीएसटी रेट स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट कोविड-19 इसेंशियल्स. अगर हम देखें 5% ऑन कोविड वैक्सीन, N95 मास्क एंड सर्जिकल मास्क, 12% ऑन वेंटिलेटर्स, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 18% ऑन RT-PCR एज वेल एज एम्बुलेंस सर्विसेज. और इवन एम्बुलेंस सर्विसेज पर तो मोर देन 80%, दैट इज़ 28% जीएसटी अट्रैक्ट होती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्शन दिया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने, रिकमेंडेशन दी एग्जाम्शन के लिए, वो दी है ब्लैक फंगस रिलेटेड जो मेडिकेशंस है उसको जीएसटी से कम्प्लीटली एग्जम्प्ट करने के लिए. लेट्स सी जो कल मीटिंग होती है उसमें क्या एक्चुअल डिसीजंस होते हैं, स्टेट्स गवर्नमेंट किन किन पॉइंट्स पर एग्री करती हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनली या जो जीएसटी काउंसिल है वो कौन से डिसीजंस लेकर आते हैं. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6. एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जंप 17 to $41 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 21. अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें और उसका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा देखें, तो हमें क्लियरली देख पाएंगे कि जो प्राइमरी सेक्टर है इन केस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21, केवल वो ही पॉजिटिवली ग्रो किया था बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक दैट हैज़ इम्पैक्टेड द इंडियन इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 21. सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर दोनों में ही नेगेटिव ग्रोथ देखने को या कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था. फाइनेंशियल ईयर 21 में केवल एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर ऐसा था जिसने पॉजिटिव, और प्राइमरी सेक्टर में मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो एग्रीकल्चर सेक्टर केवल ऐसा था जिसने पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर करी थी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21. And as per the Commerce Secretary, growth in agriculture export despite pandemic disruption has been driven by the government policy level intervention as well as the expansion of the product into new market. तो ग्रोथ के साथ साथ अगर हम एक्सपोर्ट का भी देखें, एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज़ हैं उनके एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन देखें, एक्सपोर्ट की ग्रोथ देखें, तो फाइनेंशियल ईयर 21 में एग्रीकल्चर को जो एक्सपोर्ट है वो 17% तक जंप किया है, 17% तक इंक्रीज़ किया है. और आप सबको पता है कि पैंडेमिक ईयर में जबकि हमारा सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर दोनों ही स्टैगर्ड हो रहे थे उस पर्टिकुलर ईयर में, उस समय एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर की ग्रोथ और एक्सपोर्ट
इन सब ने पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर करी है या पॉजिटिव डेवलपमेंट रजिस्टर किया है। और अगर हम कुछ पिछला डेटा देखें तो एग्रीकल्चर लास्ट 3 ईयर से एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट था दैट वाज एक्चुअली स्टैगनेंट या बहुत सिग्निफिकेंटली नहीं इंक्रीज हो रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट। द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड allied प्रोडक्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21 grew to 17% to $41.2 बिलियन, जो कि फाइनेंशियल ईयर 18 में और फाइनेंशियल ईयर 19 में केवल $38 बिलियन पर ही स्टैगनेंट था। और इवन फाइनेंशियल ईयर 20 में तो ये डिक्लाइन हुआ था और डिक्लाइन होकर के $35.16 बिलियन पर कॉन्ट्रैक्ट कर गया था। तो लास्ट 3 ईयर्स या 4 ईयर्स का अगर हम डेटा देखें एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट का तो दैट वाज नॉट वेरी अप्रिशिएटिंग, बहुत अच्छा नहीं था। और फाइनेंशियल ईयर 21 में जबकि पैंडेमिक थी, वर्ल्ड में पूरा जो वर्ल्ड एक्सपोर्ट था, जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी दैट ऑल वर स्टैगरिंग, उस ड्यूरेशन में इंडिया में एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है वो 17% से जंप किया। और इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए जिसके लिए एग्रीकल्चर इज़ सो इम्पॉर्टेंट, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हमारी इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी पर कितना है, ये आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन जीडीपी ऑफ इंडिया, कि जीडीपी पर कितना कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में कितना कंट्रीब्यूशन है। व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इन इंडिया, या अगर अदर वर्ड्स में बोलूँ तो कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो बेसिकली लास्ट 3 और 4 सालों से एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो है उनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग नहीं थे या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर रहा था। इवन फाइनेंशियल ईयर 21 में तो हमें शॉर्टफॉल देखने को मिला था या डेक्लाइन देखने को मिला था। अगर हम करंट फिस्कल ईयर की बात करें यानी फाइनेंशियल ईयर 22, तो इसके फर्स्ट 2 मंथ्स में भी जो हमारा एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ किया है और वो बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ किया, दैट इज़ अप टू 43%। तो फाइनेंशियल ईयर 22 के क्वार्टर फर्स्ट के 2 महीनों में एग्रीकल्चर कमोडिटी का जो एक्सपोर्ट है वो 43% तक इंक्रीज़ किया है। And as per the Commerce Secretary, that is all driven by the government's policy level intervention to promote the export from India। और जो बेसिक प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किए थे दिसंबर फाइनेंशियल ईयर 2018 में, उसकी वजह से या हम ये कह सकते हैं कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट फाइनेंशियल ईयर 21 में रीप होना शुरू हुआ। तो एज पर कॉमर्स मिनिस्ट्री, पैंडेमिक ने कोविड-19 ने इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करी और उस अपॉर्चुनिटी को टैप किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू डिफरेंट पॉलिसी इंटरवेंशन। और जो पॉलिसी इंटरवेंशन से जो प्रोग्राम पहले इम्प्लीमेंट किए थे जहाँ पर कई सारे डिस्ट्रिक्ट और क्लस्टर लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ जो कि पहले एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं होते थे या जहाँ से पहले किसी भी तरह की एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सपोर्ट नहीं होती थी, बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट प्रोग्राम्स by government of India in order to promote the agriculture policy, in order to promote the agriculture export from India, तो अब वो डिस्ट्रिक्ट और वो क्लस्टर भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। और इंडिया जहाँ पर एग्रीकल्चर इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर इंडिया एग्रीकल्चर में अपने एक्सपोर्ट पर ध्यान देता है तो दैट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू टैप इट्स ओन पोटेंशियल टू इंक्रीज द इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड। अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें कि कौन से ऐसे कमोडिटीज़ हैं जिनको नया मार्केट मिला है या जिनका अभी जो 17% इंक्रीज़ हुआ है, इसमें कौन कौन सी ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिन्होंने सिग्निफिकेंट रोल भी किया या ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ हैं जो कि एक्सपोर्ट करी गई हैं। तो बेसिकली विलेज राइस टू गाना एंड यमन, रेड राइस एंड फ्लेवर्ड जैगरी पाउडर टू USA, मिलेट्स टू डेनमार्क, special quality mangoes to South Korea, Shahi lychee to UK, fresh jackfruit to London, saffron and dry fruits to Saudi Arabia, जामुन फ्रूट्स टू लंदन एंड ग्राउंड नट्स टू नेपाल। तो ये कुछ नई मार्केट जो रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप करी हैं थ्रू डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। इवन
For this fiscal year, government is also taking step to expand the export basket of agriculture products and to promote the export of product unique to India. और इससे क्या होगा, डेफिनेटली जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी इनकम भी बढ़ेगी और इंडिया का जो पोटेंशियल है एग्रीकल्चर को लेकर के उस पोटेंशियल को भी टैप किया जा सकेगा इन ऑर्डर टू गेट द फॉरेन एक्सचेंज, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इंडियाज प्रेजेंस ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन. तो विलेज राइस, red rice, jaggery, millet, mangoes, lychee, jackfruit, saffron, dry fruits, jamun fruits, groundnuts. All these are the few export commodities that India has actually exported to the new market in financial year 21, and because of this there has been the 17% increase in India's agriculture export in pandemic duration. अपार्ट फ्रॉम इट जो हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर इशू पर भी बात किया जो आईपी वेवर को लेकर के है. व्हाट इज द न्यूज़? इंडिया साउथ अफ्रीका आईपी वेवर प्रपोजल गॉट ट्रिमेंडस माइलेज एट WTO. इंडिया और साउथ अफ्रीका ने जॉइंटली एक प्रपोजल सबमिट किया था इनटू WTO for relieving of a temporary waiver on some section of trade related aspect of IPR, that is ट्रिप्स. एक ट्रिप्स होता है जो WTO के थोड़े से मेजर्स के बारे में जानते हैं उनको पता है, एक ट्रिप्स होता है और एक ट्रिम्स होता है. ट्रिम्स क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे. ट्रिप्स इज बेसिकली रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन ट्रेड रिलेटेड इशूज़. तो बेसिकली इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने जॉइंटली प्रपोजल सबमिट किया था कि कुछ पर्टिकुलर ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स पर टेम्परेरी वेवर प्रोवाइड किया जाए. एंड कौन मैनेज करता है ये ट्रिप्स और ट्रिम्स को? डेफिनेटली WTO. और इस पर्टिकुलर प्रपोजल पर बहुत सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं दे आर एग्रीइंग ऑन स्टार्टिंग टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन विद बोथ द कंट्रीज. सो इट इज़ अ वेरी गुड सक्सेस फॉर इंडिया इवन एट एस इनिशियल लेवल. और इंडिया जैसे कंट्रीज और अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ वो हमेशा से ही जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के अगेंस्ट में रहते हैं. हमेशा से एक वॉर चली रहती है बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन IPR इशूज़. तो इस न्यूज़ में बेसिकली ये कहा गया कि बहुत सारे जो मेंबर कंट्रीज़ हैं WTO के वो एग्री कर गए हैं टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन पर, एंड दैट्स द वे फॉरवर्ड विच मीन्स दैट कंट्रीज ब्रॉडली इन प्रिंसिपल हैव एक्सेप्टेड द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द वेवर प्रपोजल एंड टू गिव इफेक्ट्स टू दिस ऑब्जेक्टिव दे विल हैव टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन. तो फ्यूचर में अलग अलग कंट्री से क्या नेगोशिएशन, मेंबर कंट्री से कैसा नेगोशिएशन होता है IP वेवर को लेकर के, उस पर फाइनल डिसीजन डिपेंड करेगा. लेकिन फ़िलहाल के लिए बहुत सारे कंट्रीज़ ने इंडिया और साउथ अफ्रीका से टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन स्टार्ट करने की बात करी है ऑन दिस प्रपोजल ऑफ ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टेम्परेरी वेवर. और इनिशियल लेवल पे इट इज़ अ गुड साइन. जनरली होता है क्या है, जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं वो सुन कर ही शुरुआत में ही सुन करके कि IPR का वेवर मांग रहे हैं दे स्टार्ट अपोजिंग दैट पर्टिकुलर प्रपोजल. बट इन दिस केस एटलीस्ट फ्यू कंट्रीज आर वेलकमिंग दिस स्टेप एंड दे वांट टू नेगोशिएट फर्दर. सो इट्स अ गुड स्टेप फॉर साउथ अफ्रीका एंड इंडिया. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4. RBI टू बाई मीडियम टर्म बॉन्ड्स अंडर GSAP प्रोग्राम. Reserve Bank of India will buy bonds maturing between financial year 2026 to financial year 2035 in its third tranche of GSEC acquisition program. अगर आपको पता हो तो 1 ट्रिलियन का प्रोग्राम RBI ने अनाउंस करा जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. GSEP stands for गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, जिसके 2 फेज हो चुके हैं, हम बोलें 2 ट्रांचेस कंप्लीट हो चुके हैं. थर्ड ट्रांच में RBI इज गोइंग टू बाई द बॉन्ड्स दैट आर मैच्योरिंग बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 26 टू फाइनेंशियल ईयर 35. तो बेसिकली लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड्स हैं उनको RBI फिर से बाई करने जा रही है, खरीदने जा रही है. नाउ यू विल टेल मी बाई करने से क्या होगा. अगर RBI बॉन्ड्स को या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद रही है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा बॉन्ड मार्केट में. और जो फिलहाल के लिए प्लानिंग करी है RBI ने दैट द टोटल साइज ऑफ GSAP प्रोग्राम वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 40,000 करोड़ इंक्लूडिंग 10,000 करोड़ ऑफ द स्टेट डेवलपमेंट लोन. तो इसका मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ हैं या जो G सिक्योरिटीज़ हैं केवल उनको ही नहीं खरीदेगी, 10,000 की स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स भी RBI खरीदेगी. बेसिकली
जो जी सिक्योरिटीज़ होती हैं वो केवल हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। अगर यही मनी स्टेट गवर्नमेंट बोरो करती हैं मार्केट से तो हम उनको बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंटल लोन या स्टेट डेवलपमेंट लोन, SDL, इनको SDL बोला जाता है। whenever I say G securities, so it means I am simply talking about the securities बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज जी सिक्योरिटीज़। तो अब जो थर्ड ट्रांच का प्रोग्राम आ रहा है जिसमें RBI मीडियम टर्म बॉन्ड्स को खरीद रही है, उसमें 40,000 के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होंगी और 10,000 के SDL होंगे। और ये SDL अप्रॉक्सीमेटली 20 स्टेट से बिलोंग करेंगे एंड दिस पर्टिकुलर थर्ड एक्विजिशन विल हेल्ड ऑन June 17। डेफिनेटली अगर RBI मीडियम टर्म बॉन्ड्स को खरीद रही है तो बाई कर रही है तो सिंपली इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी जो कि इकॉनमी में इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मनी सप्लाई की, जिससे कि जो डिमांड है और जो इन्वेस्टमेंट है वो बूस्ट हो। डिमांड इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जो प्रोड्यूसर्स हैं दे विल गेट द इंसेंटिव टू प्रोड्यूस, दे विल प्रोड्यूस। अगर वो फर्दर प्रोड्यूस करेंगे फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इनकम जनरेशन होगा। इनकम जनरेशन होगा तो पब्लिक के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, डिस्पोजेबल मनी बढ़ेगा, डिस्पोजेबल मनी बढ़ेगा, फिर से डिमांड जनरेट होगी, फिर से डिमांड जनरेट होगी, प्रोड्यूसर विल अगेन गेट द इंसेंटिव टू प्रोड्यूस एंड दैट पर्टिकुलर वर्चुअस साइकिल विल गो ऑन। तो ये तो इकोनॉमी पर फ़र्क पड़ेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर बताइए कि अगर मीडियम टर्म बॉन्ड्स को RBI खरीद रही है वो भी इतने बड़े अमाउंट में 40,000 करोड़ और 10,000 करोड़ के SDL, तो उसका बॉन्ड मार्केट पर क्या पड़ेगा। आउट ऑफ इट्स 1 ट्रिलियन रिजर्व फॉर दिस क्वार्टर, RBI हैज़ ऑलरेडी बॉट अप्रॉक्सीमेटली 60,000 करोड़ ऑफ बॉन्ड थ्रू 2 auctions and GSAP RBI committed to buy bonds and doesn't cancel the auction as such, but it has no security wise limit, therefore it can buy the lowest offer bid for bonds। तो ये थर्ड राउंड है अंडर GSAP प्रोग्राम। Under this, RBI is going to buy approximately 6 securities. Securities RBI buy करेगी, but mind it student, यहाँ पर भी RBI is not going to buy the benchmark 10-year bond. So RBI फिलहाल के लिए जो benchmark 10-year bonds हैं इंडियन इकोनॉमी में उनको बाई नहीं करेगी इस थर्ड ट्रांच में भी। द लिक्विडिटी फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर इज लो and in the market as most of it has been bought by RBI already, जो कि कल हमने डिस्कस भी किया था, जिसकी वजह से एक्सपर्ट का कहना है कि 10 जो ईयर्स के जो बॉन्ड्स हैं दे आर नो लॉन्गर बेंचमार्क फॉर सिग्नलिंग द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इन इंडियन इकोनॉमी। तो फिलहाल के लिए जो थर्ड ट्रांच है उसमें RBI 10 साल के बॉन्ड नहीं खरीदेगी, क्योंकि एक्सपर्ट का ये कहना है कि RBI ऑलरेडी सारे खरीद चुकी, बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट प्रेजेंट है इनटू द बॉन्ड मार्केट। तो ऐसे बॉन्ड्स को खरीदेगी जो कि 2 फाइनेंशियल ईयर 26 से 35 में मैच्योर हो रहे हैं और 6 सिक्योरिटीज़ तक RBI जा सकती है। अब देख लेते हैं फ्यू अदर न्यूज़ क्लिप्स। टाटा डिजिटल टू एक्वायर 1mg। टाटा डिजिटल जो बेसिकली टाटा सन्स की 100% सब्सिडरी है, वो कंटिन्यूसली ऑनलाइन जो कॉमर्स कंपनीज़ हैं उनको एक्वायर कर रही है एंड इनटू दिस लाइन Tata Digital is now going to acquire the majority stake in digital health startup जो कि 1mg के नाम से जानी जाती है। तो फिलहाल Tata Digital is now going to buy the majority stake in 1mg कंपनी, जो कि एक स्टार्टअप है इन केस ऑफ डिजिटल हेल्थ केयर। और एक्सपर्ट का कहना है कि दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाटा सन इज इन लाइन विद इट्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव और ग्रुप विजन, जो कि क्या है, क्रिएटिंग अ डिजिटल इकोसिस्टम दैट एड्रेस द कंज्यूमर नीड अक्रॉस द कैटेगरीज इन यूनिफाइड मैनर। तो अब टाटा कई सारे जो डिजिटल कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, उनको एक्वायर करने में लगा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स सिग्निफिकेंस प्रेजेंस इन डिजिटल इकोसिस्टम। और रिसेंटली हमने देखा भी है कि टाटा ने बिग बास्केट में भी एक मेजॉरिटी शेयर एक्वायर किया है। ई फिटनेस के केस में भी टाटा ने अप्रॉक्सीमेटली $75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इन कर्ल.फिट में। ई फार्मेसी के केस में टाटा इज अगेन गोइंग टू बाय द मेजॉरिटी स्टेक इन 1mg स्टार्टअप। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अप्लाइड मटेरियल्स एक्सप्लोर सेटिंग अप प्लांट्स इन इंडिया एंड दैट इज अ वेरी गुड न्यूज़। US मेजर अप्लाइड मटेरियल इज प्लानिंग टू सेट अप प्लांट इन
plants in India, which would make some of its part and component for highly complex equipments which are used for manufacturing of semiconductor chips by fab makers all across the globe. And it is a very big push for Indian economy. और PLI स्कीम के तहत अगर हम बात करें, इट्स अ वेरी ग्रेट सक्सेस ऑफ इंडियाज फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो एक्सपोर्ट पॉलिसी या PLI और जो विजन है इंडिया का आत्मनिर्भर भारत का, सेल्फ रिलायंट इंडिया का, उसके अंदर इट दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट विल गिव अ बिग पुश. द $17.2 बिलियन कंपनी मैन्युफैक्चर्स बेसिकली हाईली कॉम्प्लेक्स कैपिटल इक्विपमेंट फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब यूज़ होता है. और अगर इंडिया में बनेगा तो इंडिया से एक्सपोर्ट होगा, एंड दैट विल गिव अ सिग्निफिकेंट बूस्ट टू इंडियाज एक्सपोर्ट मार्केट. और अप्लाइड मटेरियल एक बहुत सिग्निफिकेंट कंपनी है जो कि ग्लोबल लीडर है इन प्रोवाइडिंग द इक्विपमेंट, सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर टू द सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री. और करेंटली गवर्नमेंट से डिस्कशन में है कि इंडिया में कहाँ पर कैसे किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाए और उसे फिलहाल के लिए कितने टैक्स इंसेंटिव्स, टैक्स रिबेट मिलेंगे. हर इन्वेस्टर करता है before investing into any country. And apart from it, this particular US company is also bringing its venture capital fund, Applied Ventures, which will invest in India startup in the डीप टेक्नोलॉजी स्पेस. तो अगर ये इन्वेस्टमेंट एग्री कर जाता है और एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बड़ी सक्सेस होगी अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. और अगर इंडिपेंडेंट भी आता है, अगर अप्लाइड मटेरियल इंडिपेंडेंट इस PLI स्कीम के तहत पार्टिसिपेट नहीं करके इंडिपेंडेंटली अपना इन्वेस्टमेंट करता है, तो दैट विल ऑल्सो गिव अ बिग बूस्ट टू इंडियन इकोनॉमी. अगर हम बात करें इसके इक्विपमेंट की, तो ईच इक्विपमेंट प्राइस बिटवीन $3 million to $7 million एंड हैज़ अ थाउजेंड्स ऑफ पार्ट्स. तो कैन यू इमेजिन, अगर अप्लाइड मटेरियल इंडिया में इन्वेस्ट करता है और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता है तो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, एक्सपोर्ट सेक्टर को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को कितना बूस्ट मिलेगा. दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंडियन इकोनॉमी. आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स इन मे स्लिप 55%. तो फिलहाल के लिए मई के मंथ में ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, पर्सनल व्हीकल्स, ट्रैक्टर, कमर्शियल व्हीकल्स, इन सब के केस में मई के मंथ में मई के जो रजिस्ट्रेशन पेस है उसमें फॉल देखने को मिलेगा. और सबसे ज़्यादा जो फॉल है वो कमर्शियल व्हीकल के केस में देखने को मिलेगा. हालांकि ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जून के मंथ से जो नए व्हीकल्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, क्योंकि अब कोरोना के जो केस हैं वो थोड़े से रिड्यूस हो रहे हैं. तो मे बी कंपनीज और द स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस में स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू कैपिटल. तो कमर्शियल व्हीकल्स में और जो पर्सनल 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स है, इनके केस में रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा जंप जून के मंथ से देखने को मिले. फिलहाल के मंथ, मई के मंथ में 55% का एवरेज जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉल किया है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. RBI हाइक्स ATM इंटरचेंज फीस फ्रॉम ₹15 to 17. तो मशीन डिप्लॉयमेंट की कॉस्ट बढ़ गई है, एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं ATM मशीन को मेंटेन करने के लिए, वाइट लेबल जो ATM ऑपरेटर्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए. और इसको लेकर के कई टाइम से जो बैंक्स हैं वो डिमांड कर रहे थे RBI से कि ATM की जो इंटरचेंज फीस है उसको बढ़ा दीजिए. तो फाइनली RBI ने थर्सडे को अलाउ कर दिया है कमर्शियल बैंक्स को दैट दे कैन इंक्रीज देयर इंटरचेंज फी स्ट्रक्चर फॉर ATM ट्रांजेक्शन फ्रॉम ₹15 to 17. तो अगर आप इंटरचेंज मीन्स अगर आप SBI के कंज्यूमर हैं और आप PNB का ATM यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू विदड्रॉ द मनी, देन यू हैव टू पे ₹70. तो पहले ₹15 जो फीस थी. इसीलिए जब भी आप किसी और बैंक का ATM यूज़ करते होंगे तो आपके बैंक की तरफ से आपको एक मैसेज आता होगा कि यूज़ ओनली ऑथराइज ATM फॉर दिस फ्रॉम दिस बैंक ओनली. तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनमें अब ₹17 की फ़ीस पड़ेगी इंटरचेंज फीस, और जो कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनमें ₹6 की, जो कि पहले 5 थी. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. हॉस्पिटल ग्रैपल्स विद पोस्ट कोविड एडमिशंस. एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है हॉस्पिटल्स के सामने. पोस्ट कोविड के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो रहे हैं उसको लेकर के भी हॉस्पिटल्स में अब एडमिशन के रेट बढ़ गए हैं और हॉस्पिटल्स आर नॉट एबल टू टैकल द नीड ऑफ एडमिशंस आफ्टर रिकवरी और पोस्ट रिकवरी कॉम्प्लिकेशंस इन
COVID-19 पेशेंट्स हु हैव रिकवर। तो ऐसे COVID-19 के पेशेंट जो रिकवर हो गए हैं उनमें पोस्ट रिकवरी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो जनरेट हो रहे हैं, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो इंक्रीज और डिक्रीज इन बीपी हो, चाहे वो अदर टाइप के कॉम्प्लिकेशंस हो। और इस समय इस तरह की हॉस्पिटलाइजेशन नीड बढ़ गई है जिसको लेकर के हॉस्पिटल्स आर नॉट एबल टू कैटर दिस एडमिशन नीड। हालांकि अगर रेट की बात करें तो 30 से 35% जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हीं में पोस्ट रिकवरी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, अदर्स में नहीं है, बट फिर भी द नंबर इज सो हाई. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook, and Instagram. If you have any query, you can write on comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.